अभी अखबार का जो चरित्र होना चाहिए निष्पक्षता का और लोकतंत्र में एक प्रबल भूमिका निभाने का, वो खत्म हो चुका है और ये जनता भी समझ रही है। सारा कंट्रोल जो है राष्ट्रपति शासन लगवा करके ये करेंगे। हाँ, आपको क्या लगता है इस पे पॉसिबिलिटी है? एकदम सही आप बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके हाथ में खेल रहे हैं, तो एक तरह से अब खिलौना है। लगातार हमारे सांसद इलेक्शन कमीशन से संपर्क में हैं, समय मांग रहे हैं, समय नहीं दिया जा रहा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सभी हम लोगों के फेसबुक के सभी साथी, आज आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हम लोग हैं और हमको लगा कि आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को जो है आप लोगों से साझा करें। और पार्टी दफ्तर में हमारे साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं बगल में मंगनी लाल मंडल जी हैं, हमारे सिद्दीकी साहब हैं, उदय नारायण चौधरी जी हैं और सभी हमारे साथ नेतागण यहाँ उपस्थित हैं। और हम सब लोग जो है अभी चर्चा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका जो है वो किस प्रकार से हो गया है। आप सब लोग जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया है कि नया वोटर लिस्ट जो है, यानी पुराने वोटर लिस्ट को अलग करके नए वोटर लिस्ट को जो है वो बनाएंगे। इसमें बड़ी साजिश है और साजिश की बू आ रही है और इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन से हम सब लोगों की जो है मुलाकात हो। हमारे जितने घटक दल हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, एक डेलीगेशन चाहता है कि इलेक्शन कमिश्नर से मिले और अपनी बात को रखे। जो शंकाएं हैं, जो कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, बार बार जो है इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन बदल रहा है, चीज़ें बदल रहा है और एक साजिश है कि 8 करोड़ लोगों का फिर से जो नया लिस्ट बनेगा वो जो है मात्र 25 दिन के अंतर्गत जो है पूरा करना है। पहले ये जब काम हुआ था 2003 में तो 2 वर्ष लगे थे। अब जब चुनाव को कुछ महीने बचे हैं, देखिए जब बाढ़ है, जब बारिश का मौसम है, जब फ्लड फाइटिंग हमारे सरकार जो है उसमें लगी रहती है कि भाई फ्लड का समय है तो जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं फ्लड फाइटिंग में जो है वो लगेंगे। लेकिन आप देखिएगा अब अधिकारी जान बचाने में लोगों के रहेंगे, बाढ़ सहायता में लगे रहेंगे या लोगों से डॉक्यूमेंट मांगते फिरेंगे। और वो भी ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो 11 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो गरीबों के पास मिलेंगे ही नहीं, एकदम नहीं मिलेगा वो डॉक्यूमेंट। और आधार कार्ड की मान्यता नहीं है, राशन कार्ड हो या मनरेगा कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये सब नहीं चलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान में बाबा साहब ने हम सब लोगों को, गरीबों को अधिकार दिया वोट का और नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं, उनके इशारे पे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है कि गरीबों का वोटर लिस्ट से जो है नाम काटो। और ये लोकतंत्र की जननी बिहार में जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ, वहीं से ये भाजपा के लोग और नीतीश जी चाहते हैं कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए। ये बर्दाश्त के बाहर है। हम बिहार के लोग, बिहारी ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। और आप गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम, जो इनकी साजिश है काटने की, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग जो है ज़रूर करेंगे। आप देखिएगा कि वो यही वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव भी हुआ, तो क्या वो फर्जी था? और हमको ये बताइए केवल बिहार में ही क्यों हो रहा है, पूरे देश भर में क्यों नहीं हो रहा है? जब अगर वोटर लिस्ट नए सिरे से तैयार करना है तो पूरे देश का होना चाहिए।
तो केवल बिहार का ही क्यों हो रहा है? और फरवरी महीने में ही एक नया फ्रेश लिस्ट आया था, लेकिन फिर भी अचानक से बिना पार्टी को, किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना ये काम हो रहा है। और आश्चर्य की बात है कि लगातार 27 तारीख के बाद से इलेक्शन कमीशन से हमारा अलायंस, हमारी पार्टी समय मांग रही है और इलेक्शन कमीशन ने अब तक समय नहीं दिया है। इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन मोदी नीतीश जी का कमीशन बन करके रह गया है। पहले इलेक्शन कमीशन वोट जुड़वाने का काम करता था बुला बुला करके, अब फर्क हो गया कि अब ये लोगों को छटनी कर रहे हैं। ये वोट का राज मतलब छोट का राज, ये लालू जी हमेशा हर बार ये कहा करते हैं। ये अधिकार है और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मिल रहा? लगातार हमारे सांसद इलेक्शन कमीशन से संपर्क में हैं, समय मांग रहे हैं, समय नहीं दिया जा रहा। फिर हमारे सांसद को कहा गया कि भैया समय जो है हम आपसे नहीं मिलेंगे, आप अपने राष्ट्र अध्यक्ष को बोलिए लिखने के लिए, चिट्ठी भेजे। जब चिट्ठी भेजा गया तो बोला गया कि मेल पर भेजे। जब मेल किया गया तब बोला गया कि पार्टी के आईडी से मेल करें। सभी आईडियों से हम लोगों ने मेल कर दिया। ये चिट्ठी है राष्ट्र अध्यक्ष जी का, जो आज भी लालू जी ने जो है लिखने का काम किया है। ये चिट्ठी है और अभी तक मेल पे कोई भी जवाब इलेक्शन कमीशन के लोगों ने जो है नहीं दिया है। अब वही चुनाव आयोग अपने सूत्रों के हवाले से खबर चलवाना चाह रही है, वही सूत्र जो पाकिस्तान और इस्लामाबाद में जो है कब्जा करा लिया गया था। और वो सूत्र अब चला रही है कि अब जो है डेलीगेशन के साथ नहीं मिलेगी, अलग एक साथ सभी गठबंधन के पार्टियों के साथ नहीं मिलेगी इलेक्शन कमीशन, अकेले अकेले मिलेगी। ये तो गजब है भाई। पहली बार ऐसा इलेक्शन कमीशन को तो सबकी बात को सुनना चाहिए, एक साथ सुनना चाहिए। एक ही मुद्दे पे अगर आ रहे हैं तो कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए, एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को जो है एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे वो 25 दिन के अंदर 8 करोड़ लोगों का जो है करेंगे। तो ये तो कोई बात ही नहीं करने को तैयार है इलेक्शन कमीशन। हमने अपने सांसद को और डेलीगेशन को 5 बजे इलेक्शन कमीशन के गेट पे बोला, आप जाइए, देखते हैं किसको बुलाते नहीं बुलाते। ये तो सरासर लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। गरीबों का मोदी जी वोटर लिस्ट से पहले नीतीश जी या मोदी जी वोटर लिस्ट से नाम कटवाएंगे, उसके बाद ये राशन खत्म करेंगे, उसके बाद ये पेंशन खत्म करेंगे। ये गरीब विरोधी लोग हैं ये लोग। आज हम चाहेंगे कि मंगनीलाल मंडल जी भी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है आखिर इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है? इलेक्शन कमीशन इस बार बुरी तरीके से फंस गया है। अब तक ऐसा होता था को भी इलेक्शन कमीशन के अलग अलग काल को भी आपने देखा है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जहां जिस देश में सिर्फ एक राज्य में चुनाव हो, उस राज्य का पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन से समय मांगता है तो आपको लगता है कि इस तरह का इतना समय ले लिया गया? अब तक कंफ्यूजन है, अभी तक समय नहीं कभी दिया। ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन कभी किसी भी परिस्थिति में पॉलिटिकल पार्टी से एस्केप नहीं करता। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी से अपने को बचा रहा है और समय नहीं दे रहा है। तो इससे साबित होता कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। 1971 दाल ही काला है। 1971 में जो चुनाव हुआ था, अब वो मैसिव विक्ट्री हुई थी इंदिरा गांधी को, तो केमिकल की बात आई थी, केमिकलाइज किया इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर को। ये आरोप हम लोगों ने लगाया था हमारे,
लेकिन जब पार्टी ने कहा कि हमको टाइम दीजिए, बात करेंगे, आरोप पत्र आपको देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने सुना। इलेक्शन कमीशन पर आरोप था, इलेक्शन कमीशन ने सुना। अब तो चुनाव बिल्कुल आसन है, सन्निकट है, और चुनाव में अगर इनको इसमें गहन प्रेडिक्शन कराना था तो जनवरी में कराते, फरवरी में कराते, मार्च में कराते, समय काफ़ी था, बचा हुआ था। 2003 से अभी तक आपने नहीं कराया, तो इसमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपका मंसूबा बहुत खराब है, और अब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके हाथ में खेल रहे हैं। तो एक तरह से आप खिलौना है, पपेट है। आपने ठीक ही कहा कि पपेट है आप, तो पपेट है, तो ये संवैधानिक संस्था है। अब वोट जनता का संवैधानिक नहीं, मौलिक अधिकार है। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें वोट भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो इलेक्शन कमीशन हमारा वोट नहीं छीन सकता, ये अधिकार नहीं छीन सकता है, और इसके लिए हमको तय करना होगा जो क्या करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल हट्टी बन चुका है। और इस बिंदु पर जो सब कंडीशन दिया, ये आधार कार्ड है, इससे पासपोर्ट बनता है, लेकिन कहता पासपोर्ट मान्य है, आधार कार्ड मान्य नहीं है। क्यों? कि आधार कार्ड गरीब को भी हो गया, पासपोर्ट 5% लोगों के पास भी नहीं है। तो उसी तरीके से वो केवाला में गरीब लोगों को केवाला का आधार बनाया गया है। कई ऐसे आधार है जो नहीं है गरीबों के पास, कहाँ से लाएगा, लाने में समय लगेगा। और जो लोग माइग्रेशन करके बम्बई, दिल्ली, सूरत, बिहारी लोग जैसे पलायन करता है, अब बिहार में चुनाव है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, जयदे लोग चला गया है 8 करोड़ में। तो ये लोग आएगा कब, जाएगा कब, अब जुटाएगा कब? अब और 25 इसमें जुलाई जो अंतिम जो, तिथि जो है। नोटिफिकेशन है इसमें इलेक्शन कमीशन के कि फिजिकल रूप से उन वोटरों को जो है रहना पड़ेगा, जहाँ रहते हैं उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा, जहाँ आवास है, पैतृक घर है, वो भी देना पड़ेगा, अपने तरह माता तरह का पिता का भी देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र जो है, जन्म तिथि का, बर्थ ऑफ आवास डेट, का जो सर्टिफिकेट जो है, बर्थ देना सर्टिफिकेट वो पड़ेगा। देना होगा। तो ये सब कितने लोगों के पास होगा? नहीं के बराबर। वो 2, 3, 4 आदमी जो गांव में रहते हैं, कागज का अपना ठीक ठाक रखने का काम करते हैं। बाढ़ के इलाकों में लोगों के पास कागज कहाँ, मतलब हर साल में बाढ़ के पास की जो दूसरे इलाके में भी है, आज भी कागज रखने की जगह विधिवत नहीं है। कागज मरोड़ के रखता है, छूट जाता, खो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आई कार्ड खोजने के लिए जाए तो लोगों को दिक्कत होगी, कहाँ कहाँ नहीं है, तो आई कार्ड भी उसमें मान्य नहीं है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन का व्यवहार बिल्कुल पक्षपाती है और वोटर के साथ पक्षपात कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है, और इस चुनौती को हमको स्वीकार करके जम करके इसका प्रतिवाद करना चाहिए। शुक्रिया। हमारे साथ सिद्दीकी जी भी हैं, हम चाहेंगे कि कुर्सी थोड़ा आगे कर लें ताकि हम लोग जो है पहुँच। तो देखिए, हम पूछना चाहेंगे कि अभी इलेक्शन कमीशन जो है, राष्ट्र अध्यक्ष जी ने कई बार मेल किया और अभी तक जवाब नहीं आया है। आपका क्या लगता है कि क्यों ऐसा इलेक्शन कमीशन जो है कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, ये संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था पर जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है वो भी आस्था रखती है। और फिर चुनाव आयोग का भी यह दायित्व बनता है कि अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन या कोई चीज़ सवाल उठ रहा है तो उसका निदान करे। और चुनाव आयोग की ये भी जिम्मेदारी है कि जनता के बीच उनकी जो बिना किसी पार्टी का पक्ष लिए हुए, मतलब उनको अपनी बात जनता में ले जाना चाहिए। अब चुनाव आयोग को अगर किसी भी तरह का, मान लीजिए कि अव्यवहारिक निर्णय हो गया, तो जब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है तो उनको व्यवहारिक काम करने में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप देख लीजिए कि अब एक बिहार में चुनाव होना है और बिहार में जो है ये जो महीना है, अब मतलब 1-2 माह के बाद, 1 माह के अंदर, मतलब ऐसा है कि यहाँ बरसात आएगी, बाढ़ आएगी,
यातायात बंद हो जाएंगे, फिर जो है चुनाव आयोग भी नहीं जा पाएगा, जिनको अपना डॉक्यूमेंट पेश करना है या सुधार करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो है, बिहार के जो है करीब 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है, जो गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, वो या तो बॉम्बे में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, वो गए हुए हैं वहाँ। तो अब आप बताइए कि वो अभी जो है वो अनपढ़ है, एक इधर आ जी वो नहीं आप बोलिए। नहीं वो अनपढ़ हैं और समझिए अपनी पेट के लिए, मजदूरी के लिए वो गए हैं वहाँ। तो उनको जब तक आप अवगत नहीं कराइएगा, उनको लाने की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, उनको भेजने की व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तक वो आकर कैसे अपनी बातों को रखेगा। और जब इलिटरेट हैं वो, और आपने 9 बिंदु लगाया है, तो 9 बिंदु को समझाने वाला, बताने वाला उन मजदूरों के सामने और उन गरीबों के पास, इलिटरेट वर्ग के पास, जो आपके पास कौन सी व्यवस्था आपने की है? इसमें हमने कोई देखा है व्यवस्था कि नहीं। जब से पहला नोटिफिकेशन हुआ है उसके बाद से कई बार जो है बदलाव किए गए हैं। यानी इलेक्शन कमीशन खुद ही कंफ्यूज्ड है कि वो कर क्या रहा है। देखिए, ऐसा बार बार चाहे डॉक्यूमेंट्स की चीज़ें हों, टाइमिंग की बात हो, हर बार जो है अपनी ही बात को अलग आदेश दे करके बार बार बदलाव किया जा रहा है। असल मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसका दायित्व है कि साहब इम्पार्शियलिटी जनता के बीच जो है उस संस्था का जाए, और कभी यह संदेश नहीं जाए कि यह भेदभाव करता है। मगर अगर आप किसी तरह का एक्ट, किसी तरह, हम नहीं कह रहे हैं कि आप दबाव में कर रहे हैं, मगर लोग समझेंगे कि दबाव में किया जा रहा है, इतनी जल्दबाजी क्या है। और अगर यही करना था तो चुनाव आयोग में जो इतने कमिश्नर्स हैं, तो 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू कर देते हैं। शुरू कर देना चाहिए था। और उनको यह भी पता था कि बिहार में चुनाव होना है, और बिहार में जब चुनाव होना है उसका भी तिथि का निर्धारण उन्हीं को करना है। और अभी फरवरी में नया लिस्ट भी आया था। अब फरवरी में लिस्ट भी आया था, तो मैं बहुत विनम्रता से, अभी तो मैं सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूँ चुनाव आयोग पर, मगर चुनाव आयोग को अपनी जो आइडेंटिटी है इम्पार्शियलिटी का, और गरीब का वोट कैसे गिर जाए, मजदूर का वोट कैसे गिर जाए, ये चुनाव आयोग का दायित्व है उसको करना। और अगर ये वो नहीं कर रहे हैं और मौका नहीं दे रहे हैं, और जो एक्ट जिस तरह से हो रहा है, तो ये भ्रम पैदा हो रहा है बिहार के लोगों में, गरीब में, मजदूर में, कि साहब चुनाव आयोग हम लोगों को वोट से महरूम करने जा रहा है। तो अगर चुनाव आयोग वोट से महरूम नहीं करेगा, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या उपाय है, या आप सार्वजनिक कीजिए, विज्ञापन निकालिए, आप जो है मीटिंग कराइए। तो समय एकदम नहीं है, समय है नहीं, बाहर 1-1-2 महीना तो लोग बाहर में। समय है नहीं, तो कहेगा नहीं कि भाई, कि जब चुनाव आयोग एक संस्था है संवैधानिक, तो इतनी दिन से क्या तैयारी कर रही थी। तो अगर नहीं, आपने तैयारी नहीं किया, और अगर आप अब कर रहे हैं और फिर समस्या का समाधान आप निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो ये तो संदेश जाएगा आवाम में कि साहब हमारा हमको वोट से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर यह संदेश चला गया, तो आप पर यकीन कैसे बनेगा लोगों को। तो आप अपनी आइडेंटिटी और आपकी जो स्वायत्ता है उसको बरकरार रखने के लिए आप क्या एक्ट कीजिएगा, ये बिहार की जनता को अभी से समझाने का काम कीजिए। कई दिन हो गए हैं, और उदय नारायण चौधरी जी भी, हम चाहेंगे वो भी बोले, कई दिन हो गए हम लोग समय मांग रहे, समय नहीं मिला। समय चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? देखिए, अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता समाप्त हो चुकी है, और चुनाव आयोग
इसीलिए हम लोग कहा करते हैं कि चुनाव आयोग ने ये मोदी आयोग हो गया है और अघोषित इमरजेंसी का ये लक्षण सब चल रहा है। अघोषित इमरजेंसी का ये लक्षण है। ये निष्पक्षता नाम की कोई, जब देश के जाने माने और महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं को जब ये नहीं दे सकते हैं मिलने का समय, तो आम जनता को कहाँ से निष्पक्षता उसके साथ होगी। अब ये जो चुनाव आयोग ने एक उसमें रखा है कि सभी जो मतदाता हैं 18 साल के बाद 35 साल तक के लिए, उन सबको अपना तो आइडेंटिटी देना ही होगा। इसके साथ साथ आइडेंटिटी का मतलब है जन्म प्रमाण पत्र, और जो 35 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अपने माता पिता के भी जन्म स्थान के बारे में लिखना होगा। तो अपना तो है ये नहीं होगा, तो माता पिता का जन्म स्थान कहाँ से लिख पाएगा जो पैदा लिया 50 साल पहले। ये दे ही नहीं सकते। ये मूलतः जो एनआरसी जैसे लागू किया गया, बनाया गया कानून अकलियतों के मतदान को समाप्त करने के लिए, मतदाता सिस्टम को, उसी तरह से दलितों का अब जो है, अब बताइए जो दलित पलायन कर गया, दलित तो घर में नहीं, डेली काम पर मजदूरी करने वाला है, कहां से लाएगा मुसहर डोम इसमें तो सब लोगों को कलर फोटो रखना, व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट, ठीक आपने कहा। और अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट भी होगा वो क्या हार्ड कॉपी रखता होगा गांव में, फोटो कॉपी रखेगा। घर रहेगा था ना, तो आप समझिए कि एक वोटर पे 100 रुपया खर्च है। अगर जो गरीब को, अगर घर में 5 आदमी हैं वोटर, तो कम से कम उसको 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो ये गरीब कहाँ से लाएगा 500 रुपया वोटर बनाने के लिए? ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए था। मजदूर लोग, दलित लोग, यानी साफ स्पष्ट है कि दलित समाज के लोग सबसे गरीब हैं, आदिवासी समाज के लोग गरीब हैं, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक लोग हों, पिछड़े हों, इनके वोट को काटो, इनके वोट को समाप्त करो। और जो आजादी के पहले जो सामाजिक स्थिति थी, जो वोट से वंचित किया था, इस सब को वोट से वंचित करके फिर से सामंतवाद, अंग्रेजों के शासन जैसा लाओ। और इसीलिए हम लोग कहते हैं घोषित, ये तो आरएसएस का चाल है, सीधी सीधी बात है, आरएसएस का चाल है। इसमें आपको क्यों नहीं लगता कि अब तक बीजेपी को चिंता हुई? जेडीयू नीतीश जी को तो अचेत अवस्था में है, अब तो जदयू तो लगभग जो है बीजेपी का प्रकोष्ठी बन गया है, जदयू दफ्तर में मोदी जी की तस्वीर आ गई है। तो आपको क्यों नहीं लगता ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं इस पे चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इसलिए कि उनके मन की बात हो रही है, वही तो कर चुनाव, यानी मतलब साजिश उन्हीं की है, तो अपनी साजिश के खिलाफ वो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और वही लोग तो करवा रहे हैं। अभी चुनाव आयोग का जो फैसला हो रहा है, जो निर्णय, जो क्वेश्चन बन रहा है, ये तो बना रहा है बीजेपी के दफ्तर में बन रही है, ये थोड़े। और इसीलिए अब इसको कहते हैं हम लोग कि मोदी आयोग ये हो गया है, जो गरीब वंचित लोगों को, जो कमजोर वर्ग के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबका वोट को छीनने वाला है। अब ये समाप्त करना चाहता है लोकतंत्र, जिसके बारे में आपने पहले कहा वोट का राज, छोट का राज। अब ये वोट का राज नहीं छोड़। लेकिन एक बात अब आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं चुनाव आयोग को, ये बिहार है, बिहार अच्छा लोगों को लगाया है, लोकतंत्र की जननी बिहार, लोकतंत्र की, और ये चाहते हैं वहीं से लोकतंत्र को खत्म करना। ये हर किस नहीं हो सकता। अनहोनी है कि होगा। आज जैसे बिहार के लोग उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं, तो मोदी जी, चुनाव आयोग के लोग आपको भी हल्दी लगाएगा। और ये मत समझिए कि इसके बहाने आप अघोषित इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन लगाने की जो मंशा किए हैं कभी पूरा होने वाला है। ये बिहार की आपने राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया, ये जरूर देखिएगा आने वाले समय में सारा कंट्रोल जो है राष्ट्रपति शासन लगवा करके ये करेंगे। आपको क्या लगता है, इस पे पॉसिबिलिटी है? एकदम सही आप बोल रहे हैं। अब तक बीजेपी बिहार में सफल नहीं हुई है। अब जो है सो जैसे जदयू को कब्जे में कैप्चर करके ले लिया, अब नीतीश कुमार नाम की कोई चीज नहीं रह गए, चूंकि अचेतावस्था में हुआ है। वहां अब प्रकोष्ठ के जैसा आपने कहा कि अब ये जदयू भाजपा का एक प्रकोष्ठ के जैसा एक संस्था हुई। अब ठीक उसी सहारे अब चलना चाहते हैं। बिहार पर कब्जा करने का एक साजिश है, हमारे वोट को खत्म करके, जो कभी चलने वाला नहीं है। आप ठीक ही आपका ये कहना। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम चाहेंगे कि जितने लोग भी 1000 से भी ज़्यादा ऊपर लाइव जो है लोग देख रहे हैं,
हम चाहेंगे कि सभी लोग इस वीडियो को जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक इन बातों को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि ये आपके वोट का अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। यहाँ तनवीर साहब भी हैं, हम चाहेंगे कि तनवीर साहब को माइक जो है आप दीदी हाथ में ले लें। तनवीर साहब, राष्ट्र अध्यक्ष जी लगातार जो है उन्होंने मेल किया है इलेक्शन कमीशन को, और हम सब लोग कई दिनों से जो है मांग कर रहे हैं कि समय दे दिया जाए, और अभी तक कोई क्लैरिटी या कोई कंफर्मेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। अब उनके सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये उनके वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद पाकिस्तान पे कब्जा करा लिया गया था। तो हम चाहते हैं आपसे कि आखिर इलेक्शन कमीशन की ये जो भूमिका है, उनका जो पारदर्शिता होनी चाहिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टी से संवाद हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लैरिटी के साथ क्लियर किया जाए। तो आपको क्यों नहीं लग रहा कि इतने दिनों से भी हम लोग समय मांग रहे हैं और समय नहीं दिया जा रहा है? अब उनके सूत्र बता रहे हैं कि डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे, अलग अलग पार्टियों से इंडिविजुअल मिलेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का सरासर लोकतंत्र विरोधी आचरण है। जब किसी सवाल पर आशंका हो जनता को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और पॉलिटिकल पार्टीज समय मांगती रही कि हमको समय मिलने का चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के मन में चोर छुपा है और वो सरकारी दबाव में ये सारे हरकत को कर रहा है, और बिहार में बैकडोर से एनआरसी लागू करना चाह रहा है, और उसी की दिशा में ये कोशिश है। इसलिए हम समझते हैं कि यह सरासर बेईमानी है इलेक्शन कमीशन की। उसे यथाशीघ्र समय देकर इन आशंकाओं को दूर करना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के मन में उनके निर्णय के कारण हो रहा है, और ऐसा निर्णय जो असंभव है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी आबादी का ये पुनर्निरीक्षण कर सकें। रणविजय साहू जी भी हैं हमारे साथ, पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन कमीशन समय ना दे और चीज़ों को क्लियर ना करे तो महागठबंधन के नेताओं को, पार्टियों को क्या कार्यक्रम करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ये जो एक बड़ी साजिश हो रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की बड़ी साजिश हो रही है। बिहार से लगभग 4 करोड़ लोग पलायन किए। अब उनकी चिंता है कि उनका नाम कैसे, जो इलेक्शन कमीशन का रूल है, गाइडलाइन आया है, उसको कैसे हम मानक को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पे लोकतंत्र में अधिकार है संघर्ष करने का, और महागठबंधन के तमाम साथी संघर्ष के रास्ते पर जाना चाहिए, आंदोलन करनी चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए, और पूरी तरह से जो साजिश है केंद्र सरकार का या उनके इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहे हैं, उनका भंडाफोड़ जनता के बीच, और जो जनता है, जनमानस है, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके बीच पर्दाफाश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि मंगनीलाल मंडल जी से आखिरी कमेंट जो है हम चाहेंगे कि वो अपना दे। इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका रही है और जिस हिसाब से इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, अब ऐसा लग रहा है कि वो मिल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, और बार बार खुद ही कंफ्यूज है में रहती है इलेक्शन कमीशन, बार बार गाइडलाइंस जो है वो बदल देती है। तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहीं और से डायरेक्ट हो रहा है? और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी या मोदी जी डर गए हैं कि जो चुनाव का जो परिणाम जो आने वाला है उनके मुताबिक नहीं होगा, उनकी ज़मीन जो है खिसक चुकी है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे राजनीति बहुत होगी। 20 साल राज किया बिहार में, 11 साल केंद्र में, बिहार को केवल ठगा गया। तो आपको लगता है वो ज़मीन खिसकने के कारण जो है इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर लिया गया है और डायरेक्शन दिया जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा है, और जो आपका विश्लेषण है, समीक्षा है, वो बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन
एक तरीके से जनता के बीच में, आम जनता के बीच में, वोटरों के बीच में बिहार में एक कैद हो चुकी है। कैद में रखा है कि ये इलेक्शन कमीशन, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की इस मामले में औकात बड़ी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की सहमति हो सकती है क्योंकि हथौड़ा तो नीतीश कुमार पर ही अंतक गिरना है। तो ये इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है और इलेक्शन कमीशन में अफसरों को चुन चुन करके जिस तरह से कमिश्नर बनाया है, इलेक्शन चीफ का कमिश्नर बनाया है इलेक्शन कमीशन को, उनके हाथों खेल रहा है। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर वोटरों का, आम जनता का अगर विश्वास उठ जाएगा तो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा, बहुत बड़ा अशुभ होगा। तो इसके पहले बार आज़ादी के बाद अब तक इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी का आरोप होता था, लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन हिल जाएगा और करीब करीब सत्ता पक्ष की गोद में बैठ जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था लोग। क्योंकि मतदाताओं के बीच में बिहार में सरकार बिल्कुल बदनाम हो चुकी है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, गरीबी है, भुखमरी है, गरीबी रेखा से नीचे लोग ऊपर नहीं आ रहे हैं, आय सृजन नहीं हो रहा है लोगों का, 11% की विकास दर का क्या कि दावा किया जा रहा है। तो ये सब जनता को लग रहा है कि भाई 11% हमारा विकास हो रहा, तो पैसा कहाँ, कैपिटल कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, गरीबी क्यों नहीं मिटी है। और ये जो बलात्कार हो रहा है बिहार में, अन्याय हो रहा है, झूठ की खेती हो रही है, तो जनता समझ रही है कि सब कुछ चलती है। पुलिस का जुल्म बढ़ गया, अफसरशाही बढ़ गई है, इसमें इतना कोई कुछ सुनता नहीं है। जी, तो ये सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो इस बार विश्लेषण, उसके पास विशेष जो शाखा है, उससे ये सूचना आ गई है कि इस बार सरकार जाएगी चुनाव में, इसीलिए कोई हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो पुनरीक्षण का है वो इतना बड़ा हथकंडा है, इसमें भी इलेक्शन कमीशन फंस गया है। सरकार फंसती थी, इस बार इलेक्शन कमीशन फंस गया। और इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया है, ख़ास तौर पे हम सवाल उठा रहे हैं जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबारें हैं, प्रमुखता से पहले देखा जाता था कि विपक्ष की बातों को फर्स्ट पेज पे जगह मिला करती थी और सवाल जो होते थे सरकार से पूछा करते थे लोग। आज जो प्रिंट मीडिया है कहीं भी विपक्ष का खबर नहीं छापती है, जो खिलाफ होगा वो तो छापती है फ्रंट पेज पे, लेकिन जो जनहित के जो मुद्दे जो विपक्ष उठाती है, सरकार की नाकामियों को जो गिनाती है, कई अखबार, अभी हमारी पार्टी ने ही एक विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन में जो मेरा चिट्ठी था उसमें एक संघी लिखा हुआ था। एक बड़े अखबार ने मना कर दिया छापने से, सिर्फ संघी शब्द। 2 अखबार थे जो नहीं छापना चाह रहे थे, लेकिन एक अखबार जो है तैयार हो गया छापने के लिए और एक अखबार नहीं हुआ। मतलब जिस प्रकार से पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अखबार जो है अब केवल तेल मालिश जो है, ताबड़तोड़ तेल मालिश सरकार में बैठे हुए लोगों का कर रही है। कहीं भी सवालात, इतने बड़े हादसे होते हैं, रेप होता है, बलात्कार होता है, हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चलाई जाती हैं, अब तक कोई नहीं पकड़ा जाता। पीएमसीएच में रेप पीड़िता को बेड नहीं मिलता, दिन दहाड़े बिल्डरों को मार दिया जा रहा है, व्यवसायिकों को उनके शोरूम के अंदर जो है मार दिया जा रहा है, दुकानों के अंदर मार दिया जा रहा है। और ये कहीं भी जो है अखबार जो है ऐसी अखबारें छापती नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हम सब लोगों को, अपने जो समर्थक हैं उनको अब बोल देना चाहिए कि अखबार पढ़ना छोड़ो, ये केवल प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं? आपका विश्लेषण सही है कि जो चौथा स्तंभ जिसको हम कहते थे और जिसके लिए लड़ते थे, वो लड़ने में हम लोग आगे रहते थे, जो समाजवादी लोग हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। इसी प्रदेश में प्रेस बिल लाया गया था अखबारों का गला दबाने के लिए,
तो सबसे ज़्यादा जो सोशलिस्ट हैं, लोग दलिया लोग थे, यही लोग जेल गए। हम भी मार खाए हुए हैं उसमें, 6 महीना जेल में बंद थे हम। तो प्रेस की भूमिका पक्षपाती हो गया, सरकार की पक्षधर हो गई है, और सरकार के खिलाफ में कुछ लिखना नहीं चाहती है। और जो निष्पक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, ये चरित्र अब मीडिया का नहीं रह गया है। इमरजेंसी में भी इतना ज़्यादा अखबार को दबाया, लेकिन अखबार ने अपने चरित्र के लिए संघर्ष किया। अभी अखबार का जो चरित्र होना चाहिए निष्पक्षता का और लोकतंत्र में एक प्रबल भूमिका निभाने का, वो ख़त्म हो चुका है। और ये जनता भी समझ रही है कि अखबार अब ऐसा नहीं रह गया जो पहले था। तो ये बात तो सही है, आपका विश्लेषण भी सही है। तो इस मामले में जो वोट छीना जा रहा है, तो वोट का अधिकार छीना जा रहा है, डिलीट करेगा लोगों का। अखबार को बढ़ कर के आगे बोलना चाहिए, तो अखबार प्रश्न उठाता है, अखबार को उसके पक्ष में संपादकीय लिखता है, न्यूज छापता है। तो ये स्थिति है, बहुत कठिन डगर है अभी इस पर चलने के लिए। इसीलिए ये हमारे लिए भी चुनौती हो गई है। इलेक्शन हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी एकदम तय कर लिया है कि नीतीश को भी कान पकड़ के निकालो, अपोजिशन पार्टी को भी दबा दो, अखबार को पक्ष में कर लो, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करके 6 महीना, साल भर, 2 साल हम ले चले। ये साजिश है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अखबार वाले नहीं सुधरे तो हम लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। बॉयकॉट करना चाहिए, अपने लोगों को अपील करना चाहिए कि अखबार पढ़ना बंद कर दो, अखबार नहीं पढ़ो। और जो अखबार कुछ ठीक है तो उसको छोड़ के बाकी अखबार के बारे में कहना चाहिए, वो पढ़ना छोड़ो, डायरेक्ट कॉल देना चाहिए। और टीवी मत देखो, अखबार और टीवी मीडिया का जो भी है मेन स्ट्रीम का, उस सब का बाइकाट होना चाहिए। अखबार, हाँ, और अखबार खरीदना बंद कर दीजिए। और गरीबों के पक्ष में तो अखबार है नहीं, एक भी न्यूज नहीं छपती है, विपक्ष तो कोई है ही नहीं अखबार में। इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो मधुबनी के अखबार में, सुपौल के अखबार में, सहरसा के अखबार में, औरंगाबाद के अखबार में नहीं छपता है। एक जिले का हो गया। अब लीडर अपोजिशन है, और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हम लोगों की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है, 80 विधायक और वाली हमारी पार्टी। बात जनता तक नहीं आने देता अखबार। जिला जिला में बांटे हुए है, विज्ञापन बांटे हुए है, सबसे बड़ा सत्ताधारी दल का सब जगह, सत्ताधारी दल का कोई बोलता है, उनका चिंटू पिंटू सब बोलता है, उसका छप सब आज जिलों में भी उसका छपता है, इसको कोई नहीं जानता है। जिसको नाम भी नहीं जानता है लोग, उसका छपता है। आप जो हम लोग मुख्य अपोजिशन पार्टी हैं, इसका तो कुछ छपता ही नहीं है। भोला बाबू, आपकी क्या राय है जो घटना हम लोगों के सामने है, जो हो रही है? मेरी राय है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के से मिल करके एक तरफा कार्रवाई उसके इशारे पर कर रही है, हम लोगों को आंदोलन करनी चाहिए। और हम लोगों को पूरे राष्ट्रीय जनता दल के पूरे 22 स्टेट में जो यूनिट है, सब मिल करके जंतर मंतर पर धरना देना चाहिए। और जंतर मंतर पर धरना दे के केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन को ये संदेश देना चाहिए, जो तुम्हारी दोनों की मिलीभगत अब चलने वाली नहीं है, जनता रोड पर आएगी, क्योंकि जनता वोट से वंचित हो रही है। आपको लगता है कि इसके बाद जो है पेंशन और राशन भी काटेगी निश्चित सरकार? तौर से, जिस तरह से यदि वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो निश्चित तौर से हमारे जो गरीब गुरबे हैं, खास करके अंतिम पायदान पर बैठे जो व्यक्ति हैं, उनको राशन से बेदखल किया जाएगा, उनको सरकारी लाभ से बेदखल किया जाएगा, और सब तरह से वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए गरीब भाइयों को और खास करके दलित, अति पिछड़े, अकलियत के भाइयों को ये साजिशन हटाने का एक बहुत बड़ा ये हथकंडा तैयार किया है, और इसका हम लोगों को खुल करके और ओपन से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय जी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पकड़ी है क्या? भाजपा जदयू डरी हुई है, इनका क्या प्लान क्या लग रहा है? देखिए, एक इनका एक काफ़ी सिनिस्टर डिजाइन है। ये आज और कल के नहीं, ये आगे एक दशक आगे की सोच के चल रहे हैं। इन्होंने डिलिमिटेशन ड्यू था 2026 में,
वो नहीं किया। जातिगत जनगणना का आनन फानन में विपक्ष के मुद्दों से घबरा के कैबिनेट में इन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन कहा कि 2027 से शुरू होगा। उसके बाद इन्होंने 1 साल पहले प्रोपागेंडा चलाया 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन ये करना चाहेंगे, एक स्टेट का इलेक्शन करा नहीं पाते, एक फेज़ में करा नहीं पाते। अब ये क्षत्रिय पार्टियों पे चोट करना चाहते हैं। जो वोट का अधिकार है गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को, अल्पसंख्यक को, वो अधिकार छीनना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था थी जिस पे गरीब से गरीब आदमी का भी भरोसा था। किसी न्यायिक संस्था पे हो ना हो, लेकिन चुनाव आयोग पे सबको विश्वास था। हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्था है। लेकिन अब चुनाव आयोग अपने मैंडेट के विरुद्ध काम कर रहा है। अब चुनाव आयोग को हम यही कहेंगे कि चुनाव आयोग सरकार के अधीन, सरकार के निर्देश पर, सरकार पर निर्भर एक पक्षपाती एवं पराधीन संस्था है। पहले चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के लिए, उम्मीदवारों के लिए, प्रत्याशियों के लिए एक मार्गदर्शन के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता था। लेकिन अब लोकतंत्र में चुनाव आयोग का ये भ्रष्ट आचरण हो चुका है कि लोकतंत्र में लोग यानी कि जनता को अब चुनाव आयोग के लिए एक अनादर्श अनाचार संहिता लागू करनी पड़ेगी। जैसा कि हमारे सभी सम्मानित अभिभावक, वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जब बिहार लोकतंत्र की जननी है, अगर लोकतंत्र पे आँच आएगी तो सभी नेताओं को, युवाओं को, छात्रों को अगर जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, तो वो करने का समय आ गया है। अगर चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को बिठा के उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनसे कोई विमर्श नहीं करेंगे और खाली एकालाप ही करेंगे, लोकतंत्र में एकालाप की कोई जगह नहीं है, तो चुनाव आयोग पे निसंदेह सभी लोगों को बैठ के ये गंभीर विषय है। ये खाली मत के अधिकार से ही संबंधित नहीं है, ये आपके राशन से, पेंशन से, आपके और दूसरे संविधान प्रदत्त अधिकार जो हैं उनको छीनने का एक कुत्सित प्रयास है और ये भारत सरकार का प्रयास है। चुनाव आयोग को एक माध्यम बनाया गया है। हम तो सुनते थे आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग चुनाव आयोग लिखते थे, तो हम तो अचंभित होते थे कि चुनाव आयोग किसके लिए लिखा जा रहा है। अब तो सब कोई समझ ही रहा है। अब हमारे साथ 2 जो है खास मेहमान जो है यहाँ पर हैं, और ये जो दोनों जो हैं, जो हम लोगों ने इंडिया अलायंस में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा जो सब कमिटीज़ जो हैं उसमें इलेक्शन कमीशन को देखते हुए भी एक सब कमेटी जो है हम लोगों ने बनाया है। और राष्ट्रीय जनता दल से हमारे तरफ जो है 2 सदस्य जो हैं, मुकुंद जी हैं और चितरंजन गगन जी हैं, इन लोगों को सदस्य बनाया है। और ये दोनों जो है, जब इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई थी या वर्कशॉप दिल्ली में हुआ था, तब भी जो ये लोग जो वहाँ उपस्थित थे। और ये जब नोटिफिकेशन जब निकला ये इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट को जो है शुरू से जो है नया बनाने का, तो पुनरीक्षण का, तब जो है आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने उस गलती को पकड़ा था और आवाज़ जो है वहीं जो बिहार स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनसे भी इन लोगों ने बात की थी। अब इन लोगों से खुद जानना चाहेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। तो चितरंजन गगन जी बताइए, उस दिन क्या हुआ? हम लोगों को बुलाया गया मीटिंग में, सब दल के प्रतिनिधि थे। तो जो है सो कहा गया कि ऐसे ऐसे जो पुनरीक्षण चल रहा था और 2003 के बाद में विशेष पुनरीक्षण नहीं हुआ सघन, इसलिए जो है सो आदेश है, हम लोग उसको करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत हल्का ढंग से वह कहा इसको, लेकिन हम उसको पढ़े, जो दिया पूरा 9 पेज का था, पढ़े उसको। तो हमने कहा कि साहब ये तो आप बवंडर कर रहे हैं। यह जो है सो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, अब 2 महीना के बाद जो है सो आपका नोटिफिकेशन होगा और अभी आप यह जो है सो सघन पुनरीक्षण का काम शुरू करने जा रहे हैं। 2003 में जब हुआ था तो लगभग 2 साल लग गए थे इसको करने में। और जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं, या डॉक्यूमेंट जो है सो कैसे, अब तो जितने गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको पास तो उपलब्ध ही नहीं होगा।
जो अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उन लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा। जो जब बिहार में पलायन की इतनी बड़ी समस्या है, इतने लोग जब बिहार से बाहर गए हुए हैं, उसके बाद जो है सो अब उन लोगों के सामने समस्या आ जाएगी, तो ये तो बहुत बड़ी साजिश है। हम जो है सो इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो कहा कि भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो है सो केंद्र का चुनाव आयोग का आदेश है, हमको तो उसका अनुपालन करना है, हम तो इसको करेंगे। क्योंकि मेरी पार्टी तो इसका विरोध करेगी और हम अपने नेता से भी बात कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग इसका किसी भी हालत में इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरे समझ से देखिए, इसमें दो बड़ी बात है। एक बात तो यह है कि तत्कालिक तौर पर बिहार की जो स्थिति है, चुनाव होने वाला है, तो जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी हों और भाजपा और जनता दल हो, उन लोगों को भरोसा हो गया कि बिहार में किसी भी हाल में हमारी सरकार बनने वाली नहीं है। एक यह घबराहट है। तो तत्कालिक तौर पर इस घबराहट से मैंने कैसे इनके मतदाताओं को, गरीबों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित को, अल्पसंख्यक को हटाया जाए, एक यह है। दूसरा जो है सो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो शुरू में भी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में इसको अधिकार सबको एक समान मत का अधिकार दे रहे थे, जिस संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा हम लोग को यह अधिकार मिला, उस समय भी आरएसएस नहीं चाहता था कि सब लोगों को यह अधिकार मिले। उस समय भी वह चाहता था कि यह केवल एलिट क्लास के लोगों को ही मताधिकार का अधिकार मिले। तो कहीं ना कहीं यह दोहरी साजिश है आरएसएस के कि यहाँ साहब जो है सो कुछ खास लोगों को ही मताधिकार का अधिकार मिले। जैसा कि संजय जी ने कहा कि एक लॉन्ग टर्म उन लोगों का गेम चल रहा है, तो एक लॉन्ग टर्म गेम भी चल रहा है और तात्कालिक तौर पर जो है सो बिहार की। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे आप इनके इलेक्शन कमीशन के चीज़ों को जो है गंभीरता से और आगे देखते रहिएगा कि क्या बदलाव होता है या नहीं होता है। हमें खुशी है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है और उनके प्रयास से यह महागठबंधन इसको लेकर आगे बढ़ी है। और एक बहुत बड़ा इशू है, जो भी इस चीज़ को समझते हैं, महसूस करते हैं, हम समझते हैं कि बिहार की जनता तो सड़क पर भी उतरने का काम करेगी, जो स्थिति बनती जा रही है। हमारे साथ मुकुंद जी भी हैं, और ये दिल्ली में जो वर्कशॉप हुआ था इलेक्शन कमीशन द्वारा, क्या आपको उस समय कितने दिन पहले हुआ था ये वर्कशॉप, और क्या वहाँ इसका जिक्र किया गया था कि बिहार में फिर से जो है पुनरीक्षण करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, ये वर्कशॉप ज़्यादा नहीं 2-3 महीने पहले ही हुआ है जी। तो उस समय जस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि हम प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, चीज़ों को सिखा रहे हैं, पहले से हमें करना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन करी थी। तो इतनी बड़ी साजिश अंदर ही अंदर रची जा रही है, ये बिल्कुल उस वक्त हमें इतना एहसास नहीं हो पाया था। हमने चर्चा करी थी कि ये यूं ही नहीं है, कुछ न कुछ तो होगा। और जैसे ही उस दिन मीटिंग हुई, रिसेंटली जो अभी इन्होंने मीटिंग कॉल करी थी, सभी दलों के प्रतिनिधि हम वहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने बड़े ही, जैसा कि आदरणीय गगन सर ने बताया, बहुत ही लाइट वे में चीज़ों को हमारे पास लेकर वो आए कि ऐसी चीज़ें होनी है। हमने तुरंत शुरू हो चुकी है, और बिहार का एक बड़ा एरिया, ऑलमोस्ट 73% हमारा जो लैंड एरिया है वो फ्लड इफेक्टेड होता है। लोगों के सब कुछ बह जाता है। ऐसी परिस्थितियों में आपने कैसे ये निर्णय लिया? साथ ही साथ जहां आपके पास 77,895 बूथ, 7 करोड़ 80 लाख मतदाता, कि आप कैसे करेंगे इतने कम समय में? लास्ट जो आपने 2003 में किया था, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल उसमें लगे थे। आपने कल्पना भी कैसे करी कि मात्र 1.5 महीने, 26 दिन, 1.5 महीने भी नहीं, उन्होंने जो समय बताया कि हम 30 जून से शुरू करेंगे और इसको हम 26 दिन में समाप्त करेंगे, फिर 1 महीना दावा आपत्ति के लिए देंगे। इसमें आपको क्या लग रहा है, अभी तक जब से नोटिफिकेशन हुआ अब तक जो लगभग 1 हफ्ता होने को है जी, 1 हफ्ते में अब तक कितना काम जो है इन लोगों ने पूरा किया होगा? सर ये संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये ट्रेनिंग का नाटक कर रहे हैं, इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को डिस्ट्रिक्ट्स में भी बुला रहे हैं, पर जो ग्राउंड वर्क है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि 11 तरह के डॉक्यूमेंट इन्होंने डिमांड करे हैं, जो आम, जैसा कि सबों की राय है इसमें, और सभी सहमत है। और उस दिन जब मीटिंग हो रही थी तो सभी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने भी कहा था ये 11 डॉक्यूमेंट आसानी से किसी के पास उपलब्ध नहीं है। और स्पेशली जो पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट इन्होंने डिमांड करे कि माता पिता के भी डॉक्यूमेंट इनको
चाहिए। कुछ परिस्थितियों में पिता या माता के, और कुछ परिस्थितियों में अगर 2004 के बाद वो पैदा हुए हैं तो माता पिता दोनों के। अगर 87 से 2004 के बीच पैदा हुए हैं तो दोनों में से किसी एक के, और 87 के पहले पैदा हुए हैं तो इंडिया में 87 के पहले पैदा हुए हैं तो खुद का डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके इनको देना। जिसके पास डॉक्यूमेंट भी है उसको तो सब फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, फोटो भी देना पड़ेगा गरीबों को, प्री प्रिंटेड फोटो लेके आएंगे, हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी भी देना सर, पड़ेगा। ये बिल्कुल तो व्यवहारिक यानी रूप से एक संभव वोटर नहीं पे 100 रुपया खर्च है। बिल्कुल होना ही है सर, और ये संभव ही नहीं है। बहुत सुदूर इलाकों में जिनके पास कलर प्रिंटर नहीं है, जिन इलाकों में, वो कहाँ भटकेंगे इन फोटोज के लिए, डॉक्यूमेंट के, बाढ़ में जान photocopy बचाएगा के लिए। कि क्या करेगा? बिल्कुल, जिनकी सारी चीजें बह जाती हैं हर साल, उनके पास नहीं रहते ये कागजात। नहीं, ठीक है, शुक्रिया। तो अब जितने हमारे व्यूवर्स हैं, आप सब लोगों ने देखा, और आप सब लोग जो हैं, हम चाहेंगे कि लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और इन चीज़ों को और जन जन तक प्रचार कीजिए। लोगों को बताइए कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार जी मिल करके गरीबों को किस प्रकार से वोटर लिस्ट से नाम से हटवाने जा रहे हैं। वो गरीब वही तबका है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक भाई हैं। इन सब का नाम काटने की बड़ी साजिश है। और दूसरा, जब गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कटेगा तो पेंशन भी नहीं मिलेगा, ना राशन मिलेगा। असली बीजेपी की चाल है कि राष्ट्रपति शासन लागू करके जो है राज्य बिहार में ये करें। तो इनके साजिशों को हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के रह गया है, पपेट बन करके रह गया। अभी तक हम लोगों को समय नहीं दिया है मिलने का। पता नहीं क्यों हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं मिस्टर इंडिया हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि मिस्टर इंडिया मत बनिए, आप जो है सामने आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, डेलीगेशन से मिलिए, और जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कीजिए। जनता में क्लैरिटी होनी चाहिए, और इंश्योर कीजिए कि किसी भी गरीब का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। इसलिए आप सब लोगों से अपील है, हमारे जितने समर्थक हैं उनसे भी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन जिन मुद्दों को हमारे नेताओं ने आप लोगों के समक्ष रखा है उसको गरीब आम नागरिक में, जनता में इसका ज़रूर प्रचार करने का काम करेंगे। आप सब लोग फेसबुक पे लाइव जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।